स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। गुजरात में पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज। बीजेपी की जातिवादी राजनीति नकारने की अपील। कांग्रेस ने कहा हार्दिक से सीटों पर मतभेद नहीं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। 24 जिलों में 71 नगर पालिका परिषद और 154 नगर पंचायत पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 1 करोड़ से ज्यादा लोग करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। आतंकी हाफिज की रिहाई से पाकिस्तान को करना पड़ सकता है प्रतिबंधों का सामना। सरकार ने जताई आशंका, अदालत से नजरबंदी बढ़ाने की मांग। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने दिया इस्तीफा। संसद के स्पीकर जैकब मुंडेरा ने दी जानकारी, कहा मर्जी से लिया फैसला। और युवा मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन। अंकुशिता, शशि, ज्योति, नीतू ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। प्रतियोगिता में 2 पदक पक्के। और बात करेंगे सबसे पहले गुजरात चुनाव से जुड़ी खबरों की, जहां पहले दौर के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर गुजरात में जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और चुनाव में बीजेपी को 2/3 बहुमत का दावा किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर के नामांकन का काम पूरा हो गया है। आखिरी दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघानी ने भावनगर पश्चिम सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष ने भावनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि बीजेपी चुनावों में 150 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। अगले सभी रिकॉर्ड तोड़कर भारतीय जनता पार्टी श्री विजय रूपाणी और नितिन पटेल के नेतृत्व में और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में 150 सीटों से ज्यादा सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाएगी। अमित शाह ने कांग्रेस पर चुनाव में जातिवाद का सहारा लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गुजरात जनता जाति की राजनीति नहीं चलने देगी। कांग्रेस जिस तरह से राज्य में जातिवाद की राजनीति कर रही है, पूरे चुनाव का मुद्दा विकास के मुद्दे से भटकाकर जातिवाद की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, उससे जनता की नाराजगी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन कई बीजेपी उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। इस दौर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। पार्टी के नवसारी सीट से पीयूष देसाई को दोबारा उम्मीदवार बनाने के साथ पहले दौर की सभी 89 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने अब तक 4 सूचियां जारी की हैं, जिसमें 135 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। गुजरात में 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 18 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने सीटों को लेकर पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के साथ मतभेद से इनकार किया है। पार्टी ने पाटीदार नेताओं के दबाव के चलते 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी सभी समुदाय को चुनाव में साथ लेकर चल रही है। गुजरात चुनाव में पूरा जोर लगा रही कांग्रेस पाटीदार समेत हर समुदाय को साथ लाने में जुटी है। कांग्रेस किसी तरह के दबाव से इनकार करते हुए इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रही है। ये रणनीति का एक भाग है। हमने देखा बीजेपी का कैंडिडेट कौन आया, कांग्रेस का कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग कैसी होनी चाहिए और बाकी चीजों देख के ये बदलाव लाया गया है। सोमवार को 13 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 9 नई सीटें शामिल हैं। 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 77 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। पहली लिस्ट जारी होने के बाद पाटीदारों ने काफी बवाल किया था। वहीं आदिवासी नेता छोटू भाई वासवा ने कहा है कि उनकी भारतीय ट्राइबल पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसको लेकर कांग्रेस के साथ सहमति बन गई है। कांग्रेस पर तो कोई दबाव नहीं डाला है। कांग्रेस समझदारी के साथ एनसीपी के साथ, छोटू भाई वसावा के साथ, जिग्नेश भाई मेवाणी के साथ, पास के साथ और अल्पेश ठाकुर तो कांग्रेस में मिल गए हैं, तो सबसे मिल के कांग्रेस राजनीति कर रही है। इधर आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात के लिए 13 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है।
पार्टी अभी तक 33 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान जारी है। इस चरण में 24 जिलों में 71 नगर पालिका परिषद और 154 नगर पंचायत और मेरठ, आगरा, कानपुर, फैजाबाद और गोरखपुर के नगर निगमों समेत 230 स्थानीय निकायों के लिए मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ है। चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इन इलाकों में बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पहले चरण में 3731 मतदान केंद्रों के 11,683 मतदान बूथ पर 1.09 करोड़ मतदाता वोट दे रहे हैं। पहले चरण में 5 मेयर पदों के लिए 56 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 71 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए 901 उम्मीदवार हैं। ये चुनाव कुल 3 चरणों में होंगे। बाकी 2 चरणों में 26 नवंबर और 29 नवंबर को मतदान होगा। तीनों चरण की मतगणना 1 दिसंबर को होगी और परिणाम भी उसी दिन घोषित होंगे। विपक्षी दलों ने सरकार पर शीतकालीन सत्र में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार मुश्किल सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। सरकार ने इस बदलाव को परंपरा बताते हुए कहा है कि पिछली सरकार में कई ऐसे मौके आए जब संसद के सत्र की अवधि और तारीखें बदली गईं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि इस बार शीतकालीन सत्र दिसंबर में होगा और सत्र की तारीखों के मसले पर जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र में देरी को लेकर सरकार और कांग्रेस में तल्खी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सत्र में देरी के नाम पर कांग्रेस गलत आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान कई मर्तबा सत्र की तारीखों में बदलाव किया गया। रविशंकर प्रसाद ने सदन में कांग्रेसी नेताओं की उपस्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। ये कोई नई बात है क्या? मैं पूछूंगा, क्या कांग्रेस के लोगों को प्रचार नहीं करना है क्या? आप बता दें। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग ये पब्लिकली घोषणा करें कि हमारे अध्यक्षा वर्तमान, हमारे भावी अध्यक्ष, हमारे सारे नेता इस शीतकालीन सत्र में प्रामाणिकता से सुबह से शाम तक बैठेंगे और उनको चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाना है, तो सरकार गंभीरता से विचार करे। We are committed to hold winter session. It will be a normal session, and Congress, because it has no other issue, it is unnecessarily raising this bogey. इससे पहले कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पार्टी मुख्यालय में जुटे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की। पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार नोटबंदी, जीएसटी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर होने वाले सवालों से बच रही है। नवंबर में शीतकाल सेशन को स्किप किया गया और कोई वजह नहीं बताएगी। शीतकालीन सत्र के मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सवाल उठाया था। इसके जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे चुनाव के दिनों में सत्र की तारीखों में बदलाव को परंपरा बताया। अमूमन संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होता है। संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि साल भर में संसद के कितने सत्र बुलाए जाने जरूरी हैं, लेकिन यह जिक्र किया गया है कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद का मॉनसून सत्र अगस्त में खत्म हुआ था। इस हिसाब से सरकार के पास अगला सत्र बुलाने के लिए फरवरी तक का समय है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा जिले में कल 3 और आतंकी मारे गए। पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों ने कई नामी और इनामी आतंकियों को ढेर किया है। सेना का कहना है कि घाटी में आतंकियों का सफाया करने का ऑपरेशन जारी रहेगा। वहीं जिले में एक जगह आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए। ये सभी पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को हंदवाड़ा में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मागम इलाके में आधी रात को ही घेराबंदी कर दी। As per drill, the terrorists were asked to come out and surrender, but they preferred to open up
and they fired on the search parties. The fire was retaliated and the encounter continued for about one hour or 1.5 hours. And three unidentified Pakistani militants affiliated with Lashkar-e-Toiba were eliminated. मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 बंदूकों समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले 18 नवंबर को उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में भी मुठभेड़ हुई थी। गोलीबारी में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 6 आतंकियों को ढेर किया था। इनमें मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी का भतीजा भी शामिल था। बहुत ही अच्छे तालमेल का उदाहरण है, जो कि एलसी फॉर्मेशन, जो हिंटरलैंड में फॉर्मेशन लगे हुए हैं उनका, पुलिस की एजेंसी जितनी है यहाँ पे, इंटेलिजेंस की एजेंसी जितनी है यहाँ पे, उन सब के तालमेल के बदौलत आज का ये ऑपरेशन है जो सरअंजाम हुआ है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ऑपरेशन बिल्कुल ही हमने सर्जिकल स्टाइल से किया है ताकि कम से कम आवाम को परेशानी हो। घाटी में आतंकियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कसी हुई है। इस साल 190 से ज्यादा आतंकियों को भारतीय जवान निशाना बना चुके हैं। इनमें करीबन 120 आतंकी सीमा पार से भारत में दाखिल हुए थे। जम्मू कश्मीर में भटके हुए और आतंकियों से मिले हुए युवाओं को सरकार मुख्य धारा में वापस लाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बंगाल के कोलकाता से आतंकी गुट अलकायदा के 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 बांग्लादेश के रहने वाले हैं। ये लोग कोलकाता में अलग अलग जगहों का मुआयना कर रहे थे। मंगलवार को एसटीएफ ने तीनों संदिग्धों को कोलकाता रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया। सुरक्षा एजेंसियों को इनकी मौजूदगी के बारे में केंद्रीय खुफिया ब्यूरो से जानकारी मिली थी। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के पास से फर्जी कागजात और लैपटॉप और पेन ड्राइव बरामद हुए हैं। कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। एसटीएफ मामले की जांच में जुटी हुई है। फिल्म पद्मावती को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि जरूरी बदलाव किए बगैर राज्य में फिल्म के प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि इस बारे में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखी गई है। राजस्थान सरकार ने इतिहासकारों, फिल्मी हस्तियों और समाज के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित करने का सुझाव भी दिया है, जो फिल्म और स्क्रिप्ट की समीक्षा करे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पद्मावती फिल्म पर अपना नजरिया पेश किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने सेंसर बोर्ड और केंद्र के सामने पक्ष रखा है। इस बीच फिल्म के निर्माता ने कहा है कि सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस के बाद ही पद्मावती रिलीज की जाएगी। हम लोगों ने अपनी जो भी हमारी आपत्तियां थीं और जो हमारे सुझाव थे, हम लोग सूचना प्रसारण मंत्रालय को उससे अवगत सबसे पहले करा चुके हैं। और मुझे लगता है कि हमारी उन भावनाओं को, या प्रदेश की 22 करोड़ जनता की उन भावनाओं को सभी लोग, सक्षम लोग जान गए हैं। और मुझे लगता है कि किसी को भी जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलेगी। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल कोच्चि में करीब 40 दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की। ये बच्चे एनजीओ सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड एनरिचमेंट की तरफ से उपराष्ट्रपति से मिलने आए थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर बच्चे में कुछ खास होता है, इसलिए बच्चों की खासियत पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वो गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के समाज भी दिव्यांग बच्चों की मदद के लिए आगे आ रहा है। कई बच्चों ने उपराष्ट्रपति के सामने प्रस्तुति भी दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि मछली पालन किसानों की आय दोगुनी करने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की खेती पर निर्भरता कम होगी।
उपराष्ट्रपति ने मछली पालन में वैज्ञानिकों और तकनीकी शोध की जरूरत पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कोच्चि में 11वें इंडियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम के सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत का दुनिया के मछली पालन में 6.3% योगदान है और किसानों की आमदनी दोगुनी करने में ये अहम साबित हो सकता है। The producer is not getting adequate this thing, and the consumer is getting taking it at a higher price, and in between, yes, there should be scope for business definitely. Nothing wrong in business, but at the same time, the producer, the fishermen, the people who toil, who risk their lives also sometimes, who put a lot of hardship and labor, they should also get adequate price for their producers. उपराष्ट्रपति ने मछली पकड़ने, उन्हें पालने और उन्नत व्यापार के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शोधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। Fisheries and aquaculture are multidisciplinary subjects where scientists and technologists have to work as teams. Scientific gatherings such as the present should focus not only on sharing information on science and technologies, there should be a conscious effort to convey this knowledge to the common people. 4 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में फिशरीज तकनीकी के साथ साथ एक्वाकल्चर को संरक्षित करने के उपायों पर चर्चा होगी। इसमें देश विदेश के जानकार हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। भारत दुनिया में मछली उत्पादन में तीसरा और एक्वाकल्चर में दूसरे स्थान पर है। फिशरीज हमारे जीडीपी में 1.1% का योगदान करती है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, कोच्चि। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगना करने के लक्ष्य को हासिल करने में मछली पालन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दिल्ली में विश्व मछली पालन दिवस पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में भारत में मछली उत्पादन काफी बढ़ा है। आमदनी यदि दुगुनी करनी है तो जो एलाइड सेक्टर है, पशुपालन, उसकी भूमिका है, हॉर्टिकल्चर की भूमिका है, मधुमक्खी पालन की भूमिका है, ये आमदनी दुगुनी कर देंगे। लेकिन सार्थक यदि कोई भूमिका है जिससे एकदम गारंटी है तो वो है मछली पालन, और उसी से आमदनी दुगुनी हो सकती है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा है कि युवाओं को गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले दत्तोपंत ठेंगड़ी से प्रेरणा लेनी चाहिए। वो दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति व्याख्यान में बोल रही थी। उनके अलावा कई और वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले युवाओं को दत्तोपंत ठेंगड़ी से प्रेरणा लेने की सलाह दी। दिल्ली के मालवीय स्मृति संस्थान में भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी की याद में हुए व्याख्यान में उन्होंने देश की खुशहाली के लिए समाज की सहभागिता पर जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने दत्तोपंत ठेंगड़ी के साथ अपने अनुभवों को भी लोगों से साझा किया। अध्ययन करते करते पूरा मार्क्सिज्म पढ़ा, पूरा समझ लिया कि श्रमिकों का संगठन कैसे होता, क्या होता, ये समझने के बाद फिर उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की है। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि दुनिया में भारत का मान बढ़ा है और अब भारत की बात विश्व मंच पर सुनी जा रही है। मैं भी अभी स्पीकर के नाते अलग अलग देशों में जब जाती हूँ तो एक जमाना ऐसा था चर्चाओं में कि ये बड़े देश क्या कहते हैं उसको महत्व था। अब देखा जाता है कि भारत की स्पीकर क्या बोलेगी, भारत के लोग क्या बोलेंगे। व्याख्यान में मुख्य वक्ता के तौर पर बीजेपी के संगठन मंत्री मुरलीधर राव ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी ने दुनिया में आ रहे बदलावों को भांप लिया था। मुरलीधर राव ने मौजूदा आर्थिक हालात के बारे में भी बात की। आने वाले दिनों में भारत के हितों की या भारत जैसे देशों के हितों को अनदेखा करते हुए वैश्वीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। ये लगभग सभी देशों ने मान्य किया है और ये एक परिवर्तन है, एक सच्चाई के आधार पर ये परिवर्तन हुआ है। दत्तोपंत ठेंगड़ी मजदूर और किसानों की लड़ाई लड़ने वाले नेता थे, जिन्होंने मजदूरों के बड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति व्याख्यान का आयोजन स्वदेशी जागरण मंच ने किया था। नौ विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। किसानों की समस्याओं को लेकर दिल्ली में लगाई गई किसान मुक्ति संसद में मंगलवार को 2 बिल पास किए गए।
इनमें कर्ज मुक्ति और उपज की लागत का 1.5 गुना मूल्य दिए जाने की मांग की गई है। मांगों के आधार पर बने 2 बिलों का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जाएगा, जिन्हें किसान ऋण मुक्ति बिल और कृषि उपज लाभकारी मूल्य गारंटी बिल का नाम दिया गया है। देश भर के 180 से ज्यादा किसान संगठनों ने इन मांगों को लेकर 2 दिन तक राजधानी में संसद मार्ग पर प्रदर्शन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल से 16 लाख का बिल देने पर रिपोर्ट मांगी है। दरअसल अस्पताल में सितंबर में 7 साल की एक बच्ची का डेंगू का इलाज हुआ था। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल ने बच्ची के पिता को 16 लाख रुपए का बिल थमा दिया। फोर्टिस अस्पताल ने कल एक बयान में दावा किया कि मरीज के इलाज के दौरान सभी जरूरी चीजों का ख्याल रखा गया। हरियाणा सरकार ने भी जांच के आदेश दिए हैं। मैंने हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को इससे की उनकी पूछताछ की है और मैंने उनको कहा है कि आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजें और मैंने स्वास्थ्य सचिव से कहा है कि वह इसके पर देखें, उनके डिटेल्ड रिपोर्ट पर कार्रवाई करें। सरकार ने लॉजिस्टिक्स को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा प्रदान कर दिया है। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने ट्वीट करके बताया कि सरकार की ओर से ढांचागत क्षेत्र को प्रोत्साहन देना जारी है और इस फैसले से लॉजिस्टिक क्षेत्र को लंबी अवधि के लिए बेहतर शर्तों पर वित्तीय संस्थानों से कर्ज मिल सकेगा। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में औद्योगिक पार्क, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन साधन शामिल हैं। लॉजिस्टिक्स उत्पादन के क्षेत्र में भारत 2017 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स सूचकांक में 54 से उठकर 35वें पायदान पर आ गया है। प्रतिभाओं को आकर्षित, विकसित और अपने पास बनाए रखने के मामले में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। वैश्विक रैंकिंग में भारत 3 अंक के सुधार के साथ 51वें पायदान पर पहुंच गया है। स्विट्जरलैंड इस लिस्ट में अभी भी पहले नंबर पर है। ये सूची स्विट्जरलैंड के प्रमुख बिजनेस स्कूल IMD ने जारी की है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग के मामले में यूरोप का दबदबा कायम है। स्विट्जरलैंड के अलावा डेनमार्क और बेल्जियम भी इस मामले में सबसे प्रतिस्पर्धी हैं। भारत और रूस दोनों देशों के बीच निर्धारित और चार्टर्ड उड़ानों के चालक दल के सदस्यों के वीजा मुक्त प्रवेश की आम घोषणा को लागू करने पर सहमत हुए हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि हाल ही में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इससे संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। समझौते के तहत निर्धारित एयरलाइंस के साथ चार्टर्ड और विशेष उड़ानों का परिचालन करने वाली कंपनियों के चालक दल के सदस्यों को वीजा मुक्त प्रवेश, ठहरने और बाहर निकलने की सुविधा होगी। आतंकी हाफिज सईद की रिहाई से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने न्यायिक समीक्षा बोर्ड के सामने ऐसी आशंका जताई है। पंजाब सरकार ने इस दलील के साथ आतंकी हाफिज सईद की नजरबंदी और 3 महीने जारी रखने की न्यायिक समीक्षा की बोर्ड से इजाजत मांगी है। पंजाब सरकार ने मंगलवार को आतंकी हाफिज सईद को न्यायिक समीक्षा बोर्ड के सामने पेश किया और नजरबंदी की मियाद बढ़ाने की मांग की। राज्य के गृह विभाग के एक अधिकारी ने समीक्षा बोर्ड से यह भी कहा कि संघीय वित्त मंत्रालय के पास सईद के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण सबूत हैं जो उसकी नजरबंदी को जायज ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर ही सईद को नजरबंद किया गया है। पिछले महीने न्यायिक बोर्ड ने हाफिज की नजरबंदी को 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। पद छोड़ने का दबाव बढ़ने के बाद आखिरकार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही 37 साल से जारी रॉबर्ट मुगाबे के शासन का अंत हो गया। संसद के स्पीकर जैकब मुंडेडा ने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए इसकी जानकारी दी और मुगाबे का इस्तीफा सांसदों को पढ़कर सुनाया। I, Robert Gabriel Mugabe, in terms of Section 96, subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect. इस्तीफे की खबर आते ही राजधानी हरारे की सड़कों पर जश्न शुरू हो गया। लोगों ने कारों के हॉर्न बजाकर और नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। लोग मुबारकबाद देते और सेना के साथ सेल्फी खिंचवाते भी नजर आए। दक्षिण अफ्रीकी शहर जोहान्सबर्ग में भी जिम्बाब्वे के लोग सड़कों पर निकल आए।
जिम्बाब्वे के सेना प्रमुख ने सभी लोगों और राजनीतिक दलों से संयम बरतने और कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की है। Against the backdrop of the latest developments in our country, your defense and security services would want to appeal to all Zimbabweans across the political divide to exercise maximum restraint and observe law and order to the fullest. रॉबर्ट मुगाबे ने मंगलवार को इस्तीफा ऐसे समय में दिया जब कुछ देर पहले ही संसद ने महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके साथ ही महाभियोग की प्रक्रिया भी रोक दी गई। मुगाबे 1980 में जिम्बाब्वे की आज़ादी के बाद से ही सत्ता पर आसीन थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया है। इसका मकसद उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रमों पर दबाव डालना है। अमेरिका की ये कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उत्तर कोरिया को फिर से आतंकवाद की प्रायोजक सूची वाले देश में डालने के बाद की गई है। इराक के तुजखोर माटो बाजार में हुए आत्मघाती हमले में 32 लोग मारे गए। हमले में बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए हैं। इराक के सुरक्षा बल के कम से कम 6 सदस्यों की मौत हो गई। बगदाद से करीब 210 किलोमीटर दूर इस शहर पर इराक की केंद्र सरकार और कुर्दिश क्षेत्रीय प्राधिकार अपना दावा करता है। फिलहाल हमले की किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। खेल की दुनिया से अहम खबर। गुवाहाटी में महिला युवा मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। अब तक भारत की 4 मुक्केबाज अपने अपने वर्गों के क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी हैं। अंकुशिता बोरो ने 64 किलो, शशि चोपड़ा ने 57 किलो, ज्योति गुलिया ने 51 और नीतू ने 48 किलो वजन वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले नेहा यादव और अनुपमा सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत के लिए पहले ही 2 पदक पक्के कर चुकी हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस। गुजरात में पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज। बीजेपी की जातिवादी राजनीति नकारने की अपील। कांग्रेस ने कहा हार्दिक से सीटों पर मतभेद नहीं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। 24 जिलों में 71 नगर पालिका परिषद और 154 नगर पंचायत पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 1 करोड़ से ज्यादा लोग करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। आतंकी हाफिज सईद की रिहाई से पाकिस्तान को करना पड़ सकता है प्रतिबंधों का सामना। सरकार ने जताई आशंका, अदालत से नजरबंदी बढ़ाने की मांग। राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने दिया इस्तीफा। जिम्बाब्वे की संसद के स्पीकर जैकब मुंडेडा ने दी जानकारी, कहा मर्जी से लिया फैसला। और युवा मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन। अंकुशिता, शशि, ज्योति, नीतू ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। प्रतियोगिता में 2 पदक पक्के। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं विशेष। नमस्कार।